यार हम हमारे टीचर्स को कितना भी बुरा भला कह ले, उन्हें कितना भी हेट कर ले, बट कहीं ना कहीं हम हमारे दिल में हमारे सारे टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रखते हैं। आपसे कहता हूँ कि इमेजिन कीजिए एक ऐसे टीचर को जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा होमवर्क देते हैं, आपको टॉन्ट्स मारते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस आपको बार बार स्कूल जाने पे मजबूर कर देती है। उनकी प्रेजेंस आपको अच्छी लगती है, बट आपको पता चलता है कि अब वो टीचर स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं। तो आपको किस तरह की मिक्स्ड फीलिंग आती है? कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि कल से हमें इनसे छुटकारा मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी चलता रहता है कि यार तुसी ना जाओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह की जो फीलिंग्स है इस स्टोरी में एक्सप्रेस की है अल्फोंस डॉडे ने, जो कि आज की हमारी स्टोरी होने जा रही है। स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। इसके राइटर है अल्फोंस डॉडे, जो कि काफ़ी अच्छे नॉवलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। तो फटाफट से इस स्टोरी को आप लोगों को शॉर्ट में समझा होगा, और इसके जितने भी नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टोरी का शॉर्ट रिटर्न एक्सप्लेनेशन जो है, शॉर्ट समरी, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। फटाफट से आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये जो स्टोरी है ये सेट है 1870s के टाइम पे, जहाँ पे फ्रैंको रशियन वॉर चल रहा है, और वॉर में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया है। इसके कारण फ्रांस के जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, जो एलेस और लॉरेंस, ये रशिया के कब्जे में चले गए हैं, और यहाँ पे अब रशिया रूल करेगी। तो इस वॉर के कारण हमारे स्टोरी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं, पहला है फ्रांस, जो कि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और स्कूल जाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वो जनरली अपने लेक्चर्स को स्किप करता है और पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा मेन कैरेक्टर हमारे प्रोफेसर एम हेमल, या फिर जो कि टीचर है, जो फ्रेंच लैंग्वेज को पिछले 40 साल से एलिस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पढ़ा रहे हैं। बट अब जैसा आप लोगों को बताया मैंने कि जो फ्रांस है वो हार चुका है अपने ये दो मेन डिस्ट्रिक्ट को रशिया से। तो ये वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों के जीवन पे, इसी पे हमारी जो पूरी स्टोरी है वो बेस्ड है। तो फटाफट से स्टोरी में अंदर चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि जो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो बच्चा है फ्रांस, वो स्कूल जाने के लिए उस दिन लेट सोकर उठता है। जैसे वो सो के उठता है, उसे याद आता है कि उसके जो टीचर है एम हेमल सर, उन्होंने होमवर्क दिया है कि वो पार्टिसिपल पे पूरी क्लास से क्वेश्चन करने वाले हैं। बट हमारे फ्रेंड्स को ये चीज़ उठने के बाद रियलाइज़ होती है, जब उसके पास बिल्कुल पढ़ने में टाइम नहीं होता है। आप लोगों को बताया पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बच्चा अपना होमवर्क किए बिना ही फटाफट जैसे तैसे स्कूल के लिए रैपअप करता है और निकल पड़ता है। स्कूल जाते जाते वो देखता है कि यार कितना बढ़िया दिन है, सन बिल्कुल शाइन कर रहा है, चिड़िया चींची कर रही है, और जो रशियन सोल्जर्स है वो अपना लेफ्ट राइट करते हुए पीटी कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको देख करके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मैं स्कूल जाऊँगा, वहाँ पे एम हेमल सर चिल्लाएंगे, डांटेंगे क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया है। बट मैं तो सोचता हूँ कि यार यहाँ पे पूरा स्कूल का जो डे है उसको बंक करके यहाँ स्पेंड कर दिया जाए, कितना अच्छा मौसम है। बट ये सारी फैंटेसीज को, ये सारी टेम्पटेशंस को वो भूल करके जैसे तैसे स्कूल के रास्ते में निकल जाता है, और जाते जाते उसे पड़ता है टाउन हॉल। यहाँ पे टाउन हॉल बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, और बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे सारी नोटिस लगाए जाते थे। 1870s के टाइम पे कोई सोशल मीडिया वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो कोई भी न्यूज़ रही तो वो उस बोर्ड पे ला करके लगा दी जाती थी। तो वहाँ पे वो देखता है कि बोर्ड पे कुछ नोटिस लगा हुआ है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुआ है। और उस बोर्ड का जो खासियत है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी बुरी खबर आती थी सबसे पहले उसी बोर्ड पे लगती थी। एक तरीके की, अगर किसी को जानना है कि कुछ बुरी खबर आई है, तो अगर वहाँ पे बोर्ड पे कुछ नोटिस लगा है तो ऑब्वियसली कुछ बुरा ही होगा। तो ये फ्रांस देखता है कि वहाँ पे आज बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई है, यानी ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा छपा है। तो फ्रांस हमारा फटाफट से उस बुलेटिन बोर्ड की ओर जाने लग जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है वहाँ पे जो दो लोग हैं, एक वॉचर होता है और एक ब्लैक स्मिथ, वो फ्रांस का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बेटा आज तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है, धीरे धीरे जाओ। तो इस तरीके की वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उस पर हंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारा फ्रांस वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे न्यूज़ पढ़े बिना ही आगे निकल जाता है, और हमारा फ्रांस वहाँ से निकलते हुए स्कूल की ओर जाता है और धीरे से स्कूल पहुँच जाता है। जैसे ही हमारा फ्रांस स्कूल पहुँचता है तो स्कूल में जाते ही उसके पूरे हाव भाव बदल जाते हैं। जैसे वो स्कूल का गेट खोलता है तो देखता है सब कुछ सन्नाटा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज्ड है। क्या चेंज है अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे ही वो स्कूल का अंदर एंटर होता है वो देखता है कि सब कुछ शांत है, उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, और जो उनके एम हेमल सर है वो अपनी रूलर को यानी स्केल को ऐसे बगल में दबाकर ऊपर नीचे चल रहे हैं। बट जनरली ऐसा रोज़ नहीं हुआ करता था। रोज़ वो जब स्कूल जाता था तो आप भी जानते हैं असेंबली से पहले जब बच्चे गैदर रहते हैं स्कूल में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, इधर उधर की बातें, ये सब होता था। बट आज पूरी तरीके से सब कुछ चेंज है। इतना साइलेंट क्यों है? फ्रांस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे क्लास को क्या हो गया। सब कुछ अच्छे से, सब कोई बैठा हुआ है, एम हेमल सर इधर उधर जा रहे हैं,
बट जैसे ही एम एम एल सर फ्रांस को देखते तो फ्रांस को लगता है कि अब मैं गया, ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटेगा। बट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग उसे फील होता है क्योंकि एम हेमल सर उसे डांटते नहीं हैं, जबकि कहते हैं कि बेटा फ्रांस अपनी जगह पर जा कर के बैठ जाओ, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि ये आदमी जो उसे हमेशा डांटा करता था आज उससे प्यार से बिहेव कर रहा था। तो ये सारी चेंजेस उसे बिल्कुल समझ में नहीं आते और वो धीरे धीरे शर्म के मारे अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही वो जगह पे जाके बैठता है तो उसे और भी कुछ शॉकिंग चीज़ें सामने नज़र आती है, जैसे कि आज वो देखता है कि एम हेमल सर ने एक बहुत ही स्पेशल अटायर पहना है, यानी एक यूनिफॉर्म पहना है, जो कि जनरली वो कुछ अच्छा इवेंट या किसी फंक्शन के टाइम पहना करते थे। और इससे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ उन्हें ये लगता है कि आज वो जैसे ही अपनी नज़र मुड़ के देखता है तो उसे दिखते हैं गांव के लोग स्कूल के या फिर उसके क्लास के पीछे बैठे हुए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। संडे का दिन है जहां पब्लिक कम होना चाहिए, स्कूल खचाखच भरा हुआ है, एम एम एल सर ने स्पेशल कपड़े पहन रखे और सरप्राइजिंगली स्कूल में गांव वालों का क्या काम, तो गांव वाले भी सीट में पीछे बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें देख के फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। इसी बीच हमारे एम हेमल सर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बहुत ही पोलाइटली वो अनाउंस करते हैं कि बच्चों ये आज आपका आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन होने जा रहा है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब एलेस और लॉरेंस, जो कि हम हार चुके हैं वॉर में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब ओनली जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज आज से नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब हमारा फ्रांस ये सारी चीज़ें सुन के शॉक हो जाता है और इसी के साथ एम हेमल सर ये कहते हैं कि ये आप लोगों का लास्ट लेसन है और कल एम हेमल सर ये स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं, यानी कल से उन्हें एम हेमल सर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा शॉक में डाल देती है और अब वो नोटिस याद करता है उस बुलेटिन बोर्ड को कि अच्छा यहाँ पे ये खबर छपी थी जो अभी अभी उनके एम हेमल सर ने अनाउंस करके बताई। तो उसे याद आता है वो बुलेटिन बोर्ड की आज क्यों वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी। तो ये सारी चीज़ें सुन करके फ्रांस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अब उसे रियलाइज़ होता है इम्पोर्टेंस पढ़ाई का कि कल से हमको फ्रांस में फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो सीखने नहीं मिलेगी। उसे याद आता है कि कैसे वो ये ज़्यादा जो लेक्चर है उसे बंक कर दिया करता था। जब सर पढ़ाया करते थे तो वो सार नदी के किनारे जाकर के खेला करता था, कैसे वो चिड़िया के अंडे तोड़ा करता था या फिर इधर उधर की वल्गर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। बट अब सर जाने वाले हैं और अब उसने जो इतना प्रीशियस टाइम था वो वेस्ट कर दिया, अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने नहीं मिलेंगी। तो इस तरह का रिग्रेट उसे अब होने लग जाता है और अभी उसे समझ में आता है कि क्यों आज जो है एम हेमल सर ने स्पेशल प्रकार का ड्रेस पहना है और क्यों वो जो गांव के लोग हैं वहाँ पीछे आकर के बैठे हैं। दरअसल ये एम हेमल सर का आखिरी लेसन होने जा रहा है, तो गांव के लोग उन्हें ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट शो करने आए हैं कि सर आपने 40 साल से जो सेवा दी है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी ओकेजन में एम हेमल सर ने आज स्पेशल प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। तो ये सारी जो जितनी भी मिस्ट्री चल रही थी अब हमारे फ्रांस को धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होने लग गई है कि क्यों आज इतना सन्नाटा था, क्यों एम हेमल सर ने अच्छे से स्पेशल कपड़े पहने, क्यों गांव के लोग आके बैठे थे। गांव के लोग इसलिए आए थे ताकि वो थैंक कर सके एम हेमल सर को, उनका ग्रेटिट्यूड दे सके कि जो उन्होंने सेवा दी है 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के। और हमारे जो बच्चे हैं वो साइलेंटली बैठे हैं क्योंकि वो इमोशनल हो चुके हैं कि एम हेमल सर उन्हें आपसे देखने नहीं मिलेंगे स्कूल में। तो ये सारे इवेंट्स चल ही रहे होते हैं। तो उसी बीच फ्रेंच को एक आवाज़ आती है कि बेटा फ्रांस उठ करके खड़े हो और रेसाइट करो जो सर ने होमवर्क दिया था। हमारा फ्रांस बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। बट वो कहीं ना कहीं सब सोचता है कि आज सर जाने वाले हैं तो मुझ में जितना भी पोटेंशियल है मैं लगा दूंगा, बट ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स है, इनको मैं अच्छे तरीके से रेसाइट करूंगा, सर ने जो होमवर्क दिया था। बट हमारे फ्रांस ने नहीं करके गया था, तो वो रेसिटेशन में इम्प्रॉपर रेसाइट कर देता है और अपने पहले ही वर्ड्स में लड़खड़ा जाता है। ये सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हो जाता है और अपने डेस्क को पकड़ के नीचे मुँह करके खड़ा हो जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी शर्म की बात थी कि सर आज जाने वाले हैं। बट लास्ट टाइम भी वो आखिरी में भी अच्छी तरीके से होमवर्क नहीं कर पाया। इसी बीच उसे लगता है कि एम हेमल सर अब उसे डांटने वाले हैं, बट पूरी तरीके से अपोजिट चीज़ होती है। एम हेमल सर कहते हैं कि बेटा फ्रांस आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, उसकी जगह एम हेमल सर क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उस गांव के लोगों को, उनके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को, कि वो इतना ज़्यादा लाइटली क्यों लेते हैं पढ़ाई को। एम हेमल सर खुद को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जब बच्चों का प्रीशियस टाइम होता था पढ़ाई का और सर को अगर फिशिंग करने जाना होता था तो सर बच्चों को छुट्टियाँ दे दिया करते थे। तो अब कहीं ना कहीं सबको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो प्रीशियस टाइम था लैंग्वेज सीखने का वो वेस्ट कर दिया, चाहे वो एम हेमल सर हो। एम हेमल सर भी खुद को भी दोषी ठहराते, फ्रेंच खुद को दोषी समझता है
एम एम एल सर कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि ये आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों को इंटरेस्ट नहीं दिलाते पढ़ाई की और उन्हें काम करवाते हैं। तो इस तरह की जो मिक्स्ड फीलिंग है वो चल रही होती है। अभी यहाँ पे माहौल जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। इसी बीच अभी एम एम एल सर हमें लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बताते हैं। एम एम एल सर कहते हैं बहुत ही इमोशनली कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस दुनिया की सबसे क्लियर, सबसे मीनिंगफुल और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इस तरह का वो जो अपने भाव है, जो 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, अपना जो रिस्पेक्ट है वो शो करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति और बताते हैं कि कितना ज़्यादा प्यार वो अपनी मदर टंग से करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कभी किसी नेशन को जंजीरों में जकड़ लिया जाए, अगर जेल में बंद कर दिया जाए, तो उनके पास जो एक की होती है उस प्रिजन से बाहर आने की, वो होती है उनकी मदर टंग, उनकी लैंग्वेज। तो इस तरह के बहुत सारे जो तथ्य वितथ्य होते हैं ये दे करके एम हेमल सर कहीं ना कहीं बच्चों को समझा रहे होते हैं मदर टंग का इंपॉर्टेंस और शो कर रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मदर टंग को। फिर ये सब इवेंट्स के बाद एम हेमल सर बच्चों को उनके ग्रामर का आखिरी लेसन पढ़ाते हैं और इस बार हमारा जो फ्रांस होता है वो नोटिस करता है कि कितने अच्छे से उसे चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि शायद ज़िंदगी में पहली बार वो इतने ध्यान से चीज़ों को सुन रहा है, या तो हमारे एम हेमल सर है वो पहली बार इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग्स है अभी हमारे फ्रांस के और एम हेमल सर के बीच में चल रही है। और इसी बीच एम हेमल सर बच्चों के लिए जो नई कॉपी लेकर के आए थे वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारे बच्चे अपने राइटिंग वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं। और वो नोटिस करता है फ्रांस की स्कूल में जो नए गांव के बच्चे आए हैं, गांव के लोग आए हैं, उसमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं जो फिशिंग का हुक होता है उसको ट्रेस कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज है। यानी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं बच्चे और इतना ज़्यादा वहाँ पे माहौल ऐसा पढ़ाई का हो चुका है और इतना इमोशनल हो चुका है कि सब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे लिखने लगे हैं, सब कुछ को सब बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवन वो छोटा बच्चा वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को ट्रेस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहा है। ये सब चीज़ें चल रही होती है और हमारे जो एम हेमल सर है वो बहुत ही शांति से उस समय अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और सबको देख रहे होते हैं। फ्रांस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एम हेमल सर सोच रहे हैं कि वो इस जो पूरा इवेंट चल रहा है, जो पूरा मोमेंट चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कैप्चर कर ले, इम्प्रिंट कर ले ये सारे मोमेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनके लिए। वो पिछले 40 साल से इस स्कूल को, इस लैंग्वेज को अपनी सेवा देते आ रहे हैं, बट आज ऐसा दिन आ गया है कि उनकी जो सिस्टर है एम एम एल सर की, वो अपना सामान पैक कर रही है और सर को अनफॉर्चुनेटली स्कूल छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें शो करता है कि कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है एम एम एल सर को इस लैंग्वेज के प्रति और कितना ज़्यादा अटैच थे वो अपनी इस जॉब से, कितना ज़्यादा वो खुश थे बच्चों को सिखा करके, बट कहीं ना कहीं अब उन्हें जाना पड़ रहा है। फिर इसी इवेंट्स के बीच में बच्चों का आखिरी में लास्ट का जो होता है हिस्ट्री का लेसन चल रहा होता है और धीरे धीरे हिस्ट्री का लेसन ख़त्म होता है और एट द एंड ऑफ द डे सब जितने भी लोग हैं जैसे जैसे लेसन ख़त्म होने पे होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इवन एम हेमल सर, गांव के लोग, फ्रांस और कुछ लोग तो वहाँ पे रोने भी लग जाते हैं कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। फिर जैसे तैसे बच्चों का हिस्ट्री का लेसन ख़त्म होता है और यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हमारे एम हेमल सर खड़े होते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं बोल पाते, वो चौक हो जाते हैं वहीं पे। फिर एम हेमल सर खड़े होते हैं, चौक लेते हैं और अपनी चौक से जितना भी बड़ा लिख सकते थे वो उतनी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, वाई ला फ्रांस, यानी इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जो कि दिखाता है कि सर जाते जाते भी एक ही चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो है उनका नेशन, उनकी मदर टंग, उनकी लैंग्वेज, वो है फ्रेंच लैंग्वेज। और यहीं पे हमारी जो आज की स्टोरी होती है वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें ये सीखने मिलता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज के प्रति कितने ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। और ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं जो कि जिसकी हम अभी रिस्पेक्ट नहीं करते, बट जब वो जाने वाली होती है तब उनकी रिस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे फ्रांस और एम हेमल सर के केस में था कि जब तक सर थे तब तक फ्रांस को कोई इज्जत नहीं थी, बट सर अब जा रहे हैं तो उसे समझ में आ रहा है कि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या थी। और वहीं पे एम हेमल सर भी अपना यहाँ पे दिखाते हैं इमोशन कि कितने ज़्यादा वो जुड़े हुए थे उस लैंग्वेज से, अटैचमेंट बताता है एक नेशन का, एक टीचर का एक दूसरे से। तो इसी प्रकार हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मुझे बताइए कि आप इस तरह से स्टोरी समझना चाहते हैं, इसी बैकग्राउंड में, इस तरीके से, या फिर आप प्रॉपर स्लाइड में समझना चाहते हैं तो मैं उस तरह की वीडियो भी आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा। अगर ये स्टोरी समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूरा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर डाला है तो वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।